दोस्तों आज जो हम लोग मानवा कवर करने वाले हैं उसका नाम है चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ जेनेथ। इसके चैप्टर 1 की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर जेल में बंद है और वो डिमोनिक ह्यूमन भी बन चुका है और वो खून से लथपथ भी है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और पूछती है कि बताओ वो कहाँ पे है। हमारा मेन कैरेक्टर दर्द में थोड़ा सा हंसता है और तभी उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और तभी वो लड़की मेन कैरेक्टर की तरफ तलवार तान देती है और बोलती है मैंने एक सवाल पूछा, जल्दी से जवाब दो। हमारा मेन कैरेक्टर तभी सोच में पड़ जाता है। वो उस लड़की के बारे में सोचता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में है कौन। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि डायरेक्ट डिसाइपल है सुप्रीम सोर्ड की, जो कि सबसे पावरफुल डीमन हंटर थे। और फिर वो उस लड़की की पावर्स के बारे में बताता है। वो कहता है इस लड़की में इतनी पावर है कि ये सिर्फ अपने एक वार से 100 डिमोनिक ह्यूमंस को मार सकती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बात करता है डिवाइन ब्लेड वी सियोल के बारे में, जो कि एक हेवनली डीमन होता है। और वो बताता है कि किस तरीके से इस लड़की ने डिवाइन ब्लेड वी सियोल को मारा, वो भी सिर्फ सिंगल अटैक से। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी वो लड़की उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसको ऊपर उठा के पूछती है कि मुझे पता है कि तुम जानते हो, बताओ बाकी बचे हुए डिमोनिक ह्यूमंस कहाँ पे हैं। तभी वो लड़की मेन कैरेक्टर के आंखों में आंख डाल के बोलती है कि अगर तुम्हें थोड़ा भी अफसोस है जितनी भी जाने तुमने ली हैं तो मुझे बता दो कि बचे हुए डिमोनिक ह्यूमंस कहाँ पे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दिमाग में सोच रहा होता है कि मैं बताने को तो बता दूं पर मेरी वोकल कॉर्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो मैं बोल नहीं सकता। और यही नहीं, मेरे दिल में भी एक राक्षसी श्राप लगा दिया गया है कि अगर मैंने किसी को भी सच्चाई बताने की कोशिश करी तो मेरा दिल फट जाएगा और मेरी वहीं पे डेथ हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच ही रहा होता है कि वो लड़की रोने लगती है। वो लड़की बोलती है कि ये लास्ट चांस है, सारे के सारे लोग चाहते हैं कि तुम मर जाओ पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे सच्चाई बता दो कि बाकी बचे हुए डिमोनिक ह्यूमंस कहाँ पे हैं तो मेरे बस में जितना भी है मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर सकती हूँ। और वो लड़की रोते रोते ही बोलती है कि प्लीज़ सच्चाई बता दो। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये लड़की रोने क्यों लगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है और इस बात का जवाब देता है कि उसके दिल में इतनी नफरत डिमोनिक ह्यूमंस के लिए इसलिए है कि उसके फियांसे को किडनैप भी इन डिमोनिक ह्यूमंस ने ही करा था। शायद इसी वजह से ये जानना चाहती है कि बचे हुए डिमोनिक ह्यूमंस कहाँ पे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोचते हुए थोड़ा सा हंसता है और बोलता है ये कितनी दयनीय बात है, दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की एक आदमी के चक्कर में लट्टू हो रही है। तभी वो लड़की मेन कैरेक्टर की ये भद्दी स्माइल देख लेती है और उसके मुंह पे जोर का मारती है। वो लड़की और गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेरहम हो चुके हो, वरना मैं तुम्हें कब का मार देती। अगले ही पैनल में हमें उस लड़की का फेस दिखता है जहाँ पे वो रो रही होती है और कहती है मुझे बहुत रिग्रेट है जो भी मैंने किया। तभी हमारे मेन कैरेक्टर जो कि जमीन पे पड़ा हुआ है वो सोचता है कब वो पहली बार इस लड़की से मिला था, उस समय क्या सिचुएशन थी। हमारा मेन कैरेक्टर दिमाग पे बहुत जोर डालता है और तभी उसको याद आता है कि वो पहली बार कब इस लड़की से मिला था। वो सोचता है कि ये सब बिगड़ना कहाँ से शुरू हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में भी सोचता है कि वो बस एक धोखेबाज है जिसने अनगिनत लोगों का भरोसा तोड़ा है और उसने डिमोनिक ह्यूमंस की साइड ले ली जिसके वजह से इतने लोग मारे गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ यही है और अभी जो उसको मिल रहा है वो सिर्फ उसका कर्मा है। तभी दिखाते हैं कि वो लड़की अभी भी रो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है। वो लड़की बोलती है कि गुयांग चुन तुम क्या कर रहे हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से खून निकलने लगता है और वो खून से कुछ लिखने की कोशिश करता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर उसने बताया तो उसकी मृत्यु पक्की है, पर हमारा मेन कैरेक्टर इस टाइम तक ये सोच चुका होता है कि वो सच्चाई बता देगा और उसके बाद उसका मृत्यु भी एक्सेप्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर उस खून से ही जमीन पे कुछ लिखने की कोशिश करता है और वो लड़की पीछे से उसका नाम चिल्ला रही होती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो ग्यांगचुन। पर इस टाइम तक हमारा मेन कैरेक्टर आधा बेहोश हो चुका होता है और वो कुछ ध्यान से सुन नहीं पाता। वो लड़की उसे बचाने के लिए पास आती है पर तब तक बहुत देर हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर लिखते लिखते ही मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि काश मैं तुम्हें बता पाता कि मुझे इन सब चीज़ों में फंसाया गया है, ये सब मैंने खुद नहीं करा, क्या तुम मुझ पर तब विश्वास करती। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो खून से कुछ लिख रहा होता है वो कंप्लीट हो जाता है और तभी उसका दिल भी फट जाता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर रिग्रेट करता है कि क्यों मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ी। फिर थोड़ा पास्ट का दिखाते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन के साथ बैठा हुआ है
उसकी बहन उसका चेहरा छूती है और बोलती है भाई तुम खुश रहना। और तभी हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से मर चुका है और वो लड़की उसको अपनी गोद में लेके उसका नाम बार बार पुकार रही है, बट हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आखिरी सांसें गिनता है और कहता है मुझे सारी चीज़ों पर रिग्रेट है जो कि मैंने आज तक करा। फिर नेक्स्ट पैनल में एक लड़की को दिखाते हैं जो कि स्टोन्स के बीच में बैठी हुई है। उस लड़की के पास हमारे मेन कैरेक्टर को आते हुए दिखाते हैं और वो लड़की बोलती है क्या ये तुम हो, मुझे माफ़ करना। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को देखता है और तभी उसकी लाइफ एंड हो जाती है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का गाल पकड़ के बोलती है क्या तुम रो रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बिल्कुल भी नहीं, ये बस बारिश का पानी है। लड़की बोलती है अच्छा तो तुम नहीं रो रहे हो, क्या चांद निकला है। हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए ही कहता है हाँ वो ऊपर है चांद। फिर वो लड़की बोलती है कि चलो दोनों ही यहाँ पे हैं और वो हमारे मेन कैरेक्टर को ही पकड़े पकड़े मर जाती है। ये एक फ्लैशबैक आ रहा है और ये सारा कुछ हमारे मेन कैरेक्टर के फ्लैशबैक में चल रहा है। फिर हमें थोड़ा सा बताया जाता है कि असल में हुआ क्या था। तो इस वर्ल्ड में दो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती हैं। एक है डिमोनिक कल्ट जिसमें डिमोनिक ह्यूमंस भी आते हैं और एक है हमारा जो डीमन हंटर्स हैं। और इन दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में द ग्रेट ऑर्थोडॉक्स डीमन वॉर हुई थी जिसमें हेवनली डीमंस हार गए थे। गियांगचुन जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है उसे प्रिजनर बना लिया गया और टॉर्चर करा गया और इस तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली डेड हो जाता है। तभी उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कोई इसे पोटैटर पोटैटर बोल रहा होता है और तभी एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है क्या तुम्हें पोटैटर चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है और उसे फाइनली ये रियलाइज़ होता है कि वो पास्ट में आ चुका है जब वो उस लड़की से पहली बार मिला था। यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारा कैरेक्टर पास्ट में पहुंच चुका है और वो कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज सा लगता है। वो सोचता है कि मुझे याद है कि मैंने जो राक्षसों का श्राप था उसे तोड़ा है जिसकी वजह से उसका दिल फट गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, बट स्टिल वो जिंदा कैसे है। हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम अच्छे से याद है कि वो किस तरीके से वी सियोल के बाहों में मरा था। वो कहता है हाँ मुझे जितना याद है ऐसा ही हुआ था, बट क्यों मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है जबकि एक्चुअली में वो उस टाइम फट गया था और मैं मर चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अगर मैं आसपास देखूं तो ये सब क्या मैं अपने बचपन का सपना देख रहा हूँ। पर फिर क्यों हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्यों ये लड़की, क्या मैं इससे पहली बार अभी ही मिला था। हाँ मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि इसने मुझे आलू दिया था और मैं किस तरीके से रिएक्ट करा था। आलू, सच में टिंडे जैसी शक्ल वाली लड़की, तुझे लगता है मैं आलू खाऊंगा तेरा। हमारा मेन कैरेक्टर याद करता है कि उसने कितनी गंदी तरीके से उस लड़की को ट्रीट किया था जब सबसे पहली बार वो उस लड़की से मिला था। और मेन कैरेक्टर ये सब याद करके काफ़ी ज़्यादा पछताता है कि वो काफ़ी भद्दी हरकत थी और इस बार वो इस चीज़ को दोहराएगा नहीं। तो वो लड़की फिर से पोटैटो देती है और हमारा मेन कैरेक्टर इस बार उसे गंदी तरीके से ट्रीट नहीं करता क्योंकि ये उसको रीबिगिनिंग मिली है और वो कई चीज़ें चेंज करना चाहता है। सो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बिल्कुल क्यों नहीं, थैंक्स, मैं इसे एंजॉय करूँगा। और वो पोटैटो खाता है। वो बात अलग है कि हमारा क्या मेन कैरेक्टर के पोटैटो खाने के बाद ही उसकी जीभ जल जाती है क्योंकि वो कहता है कि बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद वो लड़की हंसने लगती है कि देखो तुम्हारा चेहरा लाल पड़ चुका है। और पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर जो कि प्रिंस है बेसिकली क्लैन का, उसका एक नौकर आता है। वह कहता है यंग मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने आपको हर जगह ढूंढ लिया। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि हाँ ये तो मेरा गार्ड था, इसका नाम क्या था, हाँ मोयन। उसका गार्ड कहता है कि आप मुझे क्यों परेशान करते रहते हैं, आप हर जगह से गायब हो जाते हैं, आपको पता है कि मैं कितना डर गया था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चुप रहो और देखो मेरी जीप को क्या हुआ है। तभी वो गार्ड डिफेंसिव हो जाता है और उस लड़की पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रिंस को ये खिलाने की, टिंडे जैसी शक्ल वाली लड़की। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ड्रामा बंद करो और तुम्हारे पॉकेट में एक कुकीज़ हैं, हनी कुकीज़, वो मुझे ला के दो।
गार्ड कहता है कौन सी हनी कुकीज। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। तो गार्ड अपने पास से वो हनी कुकी निकालता है और वो हनी कुकी हमारे मेन कैरेक्टर वी सियोल को ऑफर करता है, यानी कि वो लड़की को ऑफर करता है कि तुमने जो मुझे गरम गरम आलू खिलाए उसके लिए धन्यवाद, उसके बदले में तुम ये हनी कुकीज रख लो। माना कि ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट मेरे पास अभी यही है। वो लड़की क्योंकि गरीब होती है, इस वजह से वो हनी कुकी को देख के ही काफ़ी खुश हो जाती है कि अरे ये तो बड़ा मीठा है, क्योंकि वो लड़की पहली बार ऐसी कोई चीज़ देख रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है कि वो लड़की कुकीज़ ले क्यों नहीं रही, और तभी एंट्री होती है लड़की के ग्रैंडफादर की। लड़की के दादाजी आते हैं और कहते हैं तुम कहाँ खो गई थी, मैंने बोला था ना कि तुम मेरे पास से दूर मत जाना। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैं बस आलू लेने गई थी और मैं इस लड़के को आलू दे रही थी। उसका ग्रैंडफादर कहता है कौन सा लड़का ये, और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को रियलाइज होता है कि उसका ग्रैंडफादर और कोई नहीं 3 सुप्रीम सॉर्ड्स में से एक था, जिसकी बात हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी करी थी। वो लड़की फिर से अपने ग्रैंडफादर को बताती है कि मैंने एक आलू उस लड़के को भी दिया था, और इस बात को सुनते ही उसका ग्रैंडफादर उसके हाथ पकड़ के उसको आगे ले जाता है और माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि भाई हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंस है, सो ऑब्वियसली हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि कोई बात नहीं दादाजी, मैं बस अपना थैंक यू एक्सप्रेस करने के लिए इस लड़की को हनी कुकीज़ देना चाहता हूँ, और मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ इस लड़की को, क्योंकि मैं अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और इसने मुझे पोटैटो ऑफर करे। वो बात अलग है कि उसने मेरी जीभ जला दी, तो इसलिए मेरी तरफ से ये हनी कुकीज़ आपको। और इतना सुनते ही वो लड़की एक्साइटेड हो जाती है और हनी कुकीज़ लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल उसके दादाजी लड़की को पकड़ के वहाँ से भागने लगता है और कहता है हम इतनी कीमती चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते यंग मास्टर, हम जल्दी से यहाँ से जा रहे हैं। मीनवाइल हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से उनसे कैचअप करता है और उस लड़की को एट द एंड ऑफ द डे हनी कुकीज़ दे ही देता है, जिसको लेने के बाद वो लड़की काफ़ी खुश हो जाती है। मीनवाइल ग्रैंडफादर एक साइड लुक देता है और बोलता है कि आखिरकार वी सियोल ने वो लड़का ढूंढ ही लिया। बस इतना कहने के बाद वो दादाजी और वो लड़की वहाँ से निकल जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर उसे बाय बाय करता है और अपने गार्ड से कहता है कि लगता है जले हुए आलू खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। अब नेक्स्ट पैनल में हमें बताते हैं कि एल्डर्स कौन है, 3 सुप्रीम्स कौन है, और वो जो बूढ़ा सा आदमी अभी आया था वो कौन है। ओके, सो जो बूढ़ा सा आदमी भी आया था वो और कोई नहीं बल्कि वो इंसान है जो कि मुरीम अलायंस का लीडर बनेगा, और वो 3 सुप्रीम्स में से एक है, और उसको पूरे मुरीम वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी कंसिडर करते हैं। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि द स्वॉर्ड सुप्रीम है, वी ह्योंगुन, जिसकी बात हमने पिछले चैप्टर में भी करी थी। हमारा मेन कैरेक्टर फिर सोचता है कि आखिर मेरे बचपने में भी स्वॉर्ड सुप्रीम जैसे इतना पावरफुल बीइंग यहाँ पे क्या कर रहा है और ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा है। पर कुछ भी कहो, लड़की क्यूट तो है। तभी हमारा गार्ड मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा उसके सपने से जगाता है और बोलता है मास्टर आपको अंदर चलने की ज़रूरत है, आपकी सही में तबीयत खराब हो गई है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है कि अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, भले ही मैंने अपनी लाइफ में कितने भी गलत काम करे, बट ये मुझे न्यू बिगिनिंग मिली है और मैं इन सारी चीज़ों को सही कर दूंगा, जैसे कि हमारे मेन कैरेक्टर ने अभी करा था। मीनवाइल हमारा मेन कैरेक्टर अभी तक ये सोच रहा है कि ये एक सपना चल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ पे वंडर करता है कि सपना चल रहा है तो इतनी देर क्यों लग रही है इसे टूटने में, और अगर ये सपना नहीं है तो क्या ये हेवनली डीमन कर्स से कुछ रिलेटेड है। और तभी हमें एक पैनल दिखाता है जहाँ पे एक लेडी है जो कि बेसिकली डीमन है, और इसका रेफरेंस हमें चैप्टर 1 में भी मिला था। ये वही लेडी है जिसको सबसे पावरफुल कंसिडर करा जाता है, और इसने ही हमारे मेन कैरेक्टर के हार्ट में डीमन कर्स लगाया हुआ था कि अगर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी रिवील करेगा डिमोनिक ह्यूमंस के बारे में या फिर डीमंस के बारे में तो उसका हार्ट बर्स्ट हो जाएगा और वो वहीं पे मर जाएगा, और वही हुआ भी। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे सिर्फ वंडर कर रहा है कि क्या ये सही में सपना चल रहा है या फिर ये उसी औरत का कुछ करा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच ही रहा होता है कि पीछे से आवाज़ आती है। कमाल की बात है, हमारा मेन कैरेक्टर ये आवाज़ सुनते ही पलटता है तो वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन है। हाँ, मेन कैरेक्टर की बहन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत दूर से भागते हुए आए हो, और यही नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर यही बताता है कि उससे सबसे ज़्यादा नफरत करने वाली दीदी यही है। तभी एक तेज़ आवाज़ होती है और वो लड़की बोलती है कि
आज हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं इसलिए क्योंकि क्लैन के हेड आने वाले हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की बहन हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और बोलती है इस बार तुम क्या गड़बड़ करने वाले हो, देखो ज़्यादा कुछ नुकसान मत करना। तभी हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे होना चाहिए। उसकी बहन बोलती है कि ये बात वो बच्चा बोल रहा है जिसने आज तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई असेंबली में। मेन कैरेक्टर तभी पीछे मुड़ता है और अपनी बहन से कहता है कि माना ये मेरी गलती है और मैं उसके लिए बिल्कुल माफ़ी मांगता हूँ और मैं क्लैन लीडर से भी बाद में माफ़ी मांग लूँगा। और इस टाइम पे हमारे गार्ड और उसकी बहन दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। और तभी एंट्री होती है सबसे बड़ी बहन की। वो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम चिल्लाती है ग्यांगचुन और ऑरा फार्मिंग करती है। वो गुस्से में बोलती ही आती है कि मुझे नहीं पता तुम इस बार क्या कांड करने वाले हो, बट अगर तुम कुछ करने वाले हो तो अच्छा यही होगा कि तुम उसे रोक दो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। हमारे मेन कैरेक्टर की सबसे बड़ी बहन उसको दुनिया का सबसे बड़ा लेक्चर देने ही वाली होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोक देता है, कहता है रुकिए दीदी, पापा नहीं, क्लैन हेड आने वाले हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के फादर जो कि क्लैन लीडर भी हैं उनकी एंट्री होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। और अब शुरू करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे क्लैन हेड के सामने सभी लोग सर झुका लेते हैं और तभी हमारे क्लैन हेड अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि बताओ बाकी के 100 यूनिट्स कहाँ पे हैं। वो अपने असिस्टेंट के साथ कुछ बातें करते हैं और तभी अंदर भी जा रहे होते हैं। और मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसके पापा की आंखें आज भी उतनी ही डरावनी हैं जितनी कि कई साल पहले हुआ करती थी, जो कि उसकी पिछली लाइफ थी। तभी उसके पापा रुकते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि तुम खाना ख़त्म करके पैट्रियार्क रूम में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमारा कैरेक्टर सदमे में चला जाता है कि ये उसके पापा क्या कह रहे हैं, क्या कुछ बुरा होने वाला है। और तभी हमारा कैरेक्टर अपने गार्ड से कहता है कि तो क्या तुम्हारे पास हाजमे की गोली है, मेरा पेट में गुड़बुड़ हो रही है। अगले पैनल में हमें रात का समय दिखाता है जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के फादर जो कि क्लैन हेड भी हैं वो पूछते हैं अपनी बेटी से कि बताओ तुमने कितनी प्रोग्रेस करी। हमारे मेन कैरेक्टर की बहन खड़ी होती है और बोलती है कि मैं अब 3rd स्टार बन चुकी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसकी बहन कितनी टैलेंटेड है कि वो इतनी जल्दी 3 स्टार पे पहुंच गई है। मीनवाइल हमारा कैरेक्टर अभी भी 1 स्टार स्वॉर्ड्समैन ही है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि कुछ भी कहो उसकी बहन हंसती हुई अच्छी तो लगती है, क्योंकि उसकी जो हंसी है, बट तभी वो देख लेता अपनी बहन की भद्दी सी हंसी और वो कहता है नहीं रहने दो। तभी हमारे क्लैन हेड वहाँ से खाना खा के चले जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर की फटी पड़ी हुई होती है क्योंकि उसको अभी खाना ख़त्म करने के बाद पैट्रियार्क रूम में जाना है अपने फादर साहब से मिलने। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक सर्वेंट आती है और बोलती है कि आपके फादर ने बोला है कि वो कल आपसे मिलेंगे, आप अभी जाके रेस्ट करिए। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये इतना बड़ा बदलाव कैसे। तभी हमें नेक्स्ट पैनल दिखाते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम में होता है और खिड़की के बाहर देखते हुए सोच रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है, क्या मैं सच में अब मुझे ऐसी ही ज़िंदगी काटनी है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में आ चुका हूँ और मुझे क्या कर रहा है मुझे खुद नहीं पता। बट फिर हमारा कैरेक्टर सोचता है कि क्या पता ये मौका मुझे मिला है ताकि मैं हेवनली डीमन को मार सकूं, पर क्या मैं सच में उस हेवनली डीमन को मार सकता हूं, क्योंकि वो हेवनली डीमन इतना पावरफुल है कि उसने 3 सुप्रीम्स को मार डाला। तो क्या मैं सच में उसे मार सकता हूं? मुझे याद है कि मैं किस तरीके से अपनी पिछली लाइफ में एक डिमोनिक ह्यूमन बन गया था और अपने आप को जैसे तैसे बचाया और मुझे उसके लिए काफ़ी रिग्रेट्स भी हैं। बट नहीं, ये मुझे एक मौका मिला है, मैं वापस से अपनी लाइफ में पीछे जा पाया हूँ ताकि मैं सारी चीज़ें सही कर सकूँ। हाँ, मुझे ये मौका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मैं सारी चीज़ें सही कर सकूँ और मेरी ज़िंदगी के अंत में मुझे और कोई रिग्रेट ना रहे। तभी हमारा कैरेक्टर सोचता है कि चलो सबसे पहला स्टेप जो मैं ले सकता हूँ वो है अपने लेवल को इंक्रीज करना। अभी जो हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर माना है, जिन्हें नहीं पता माना क्या होता है, माना एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो कि बेसिकली ऐसे मानवास की स्टोरी में इस्तेमाल करी जाती है, जिससे हमारे कैरेक्टर की बेसिकली परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है और उसकी पावर्स इंक्रीज होती हैं। सो हमारे मेन कैरेक्टर का जो माना लेवल है वो अभी लेवल 1 पे है, जो कि बहुत गिरा हुआ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर फोकस करता है और अपने पूरे बॉडी के मानों को इकट्ठा करता है, उस पर फोकस करता है और
सोचता है कि ये तो बहुत ही कम माना है, बट ठीक है, मैं इससे प्रोग्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ये माना मेरी बहन के सामने तो कुछ भी नहीं है, बट ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने माना पे फोकस करता है और अपने माना को और इन्हेंस करने लगता है ताकि वो लेवल 2 तक जा पाए। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि किस तरीके से माना आपकी पावर्स इंक्रीज करते हैं, और जो वो अपने फादर की तरह 7th स्टार ले लेगा तब वो अपने पूरे माना को अपने बॉडी पे रैप कर सकता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। बट अभी तो वो लेवल 1 पे ही है। और मेन कैरेक्टर इन्हेंस करता है अपने माना को और एंडिंग में थक जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर बताते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये एक बार में माना को एक ही बार में पूरा इंक्रीज नहीं करा जा सकता, इसके लेवल्स होते हैं और अभी वो थक चुका है। अगर वो ज़्यादा करेगा तो उसकी बॉडी मर भी सकती है। बट कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे कैरेक्टर ने लेवल 2 अचीव कर लिया है। अब हमारा कैरेक्टर 2 स्टार सोर्समैन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अब कोई भी ज़िंदगी में गलती नहीं करूँगा और जल्द ही इसे प्रोग्रेस करूँगा। जितनी भी चीज़ें मैंने बिगाड़ी थी पिछले ज़िंदगी में, उन सब को मुझे सही करना है। उसके बाद हमारा कैरेक्टर ये बोलते बोलते सो जाता है और वो अगले दिन उठता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि सिर्फ इतनी से ही ट्रेनिंग से जो उसने लास्ट नाइट करी, उससे ही उसका शरीर इतना थक गया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना दरवाज़ा खोलता है एंड सरप्राइज, हमारे मेन कैरेक्टर के घर के सामने वही लड़की बैठी होती है और बोलती है हेलो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। हेलो बडीज, सो आज मैं कवर करने वाला हूँ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ जेनिथ का चैप्टर नंबर 4। इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि असल ज़िंदगी में डिमोनिक ह्यूमन बन गया था, वो फिर मर जाता है एक डिमोनिक कर्ज की वजह से, और फिर इस दुनिया में रीइंकार्नेट होता है, बेसिकली अपने पास्ट में चला जाता है। और फिर पास्ट में जाने के बाद उसके साथ कई सारे इंसिडेंट होते हैं। वो वी सोल वापस से उस लड़की से मिलता है जिसने जो उसे मारने वाली थी, ओके, बट इसका मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। और लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर अपना माना का एक लेवल इंक्रीज करता है और 2nd स्टार सोर्समैन बन जाता है। और फिर वो सो जाता है और अगले दिन उठता है तो वो देखता है सामने कौन है, वी स्योल ही है उसके सामने। अब चैप्टर 4 की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वी स्योल है, ओके, और तभी हमें एक रिकैप दिखाते हैं उस टाइम का जब इस दुनिया पे अटैक कर रहा था डिमोनिक ह्यूमंस ने। ओके, तो डिमोनिक ह्यूमंस स्पेस तोड़ के इस दुनिया में एंटर करते हैं, और मैं कहूँ तो एक एम्प्टी स्पेस तोड़ के इस दुनिया में एंटर करते हैं और तबाही मचा देते हैं। और तभी सारे सेक्ट डिसीजन लेते हैं कि वो अपनी अपनी स्वॉर्ड यूनिट्स बनाएंगे। स्वॉर्ड यूनिट्स बेसिकली क्या होती हैं, जो कि मॉन्स्टर से लड़ती हैं। हमारे जो मेन कैरेक्टर का जो क्लैन है, ओके, जो बेसिकली सेक्ट है, उसमें 5 स्वॉर्ड यूनिट हैं, जो कि पिछले चैप्टर में तुमने अगर देखा होगा तो सुना होगा कि हमारे जो क्लैन हेड है वो पूछते हैं कि बताओ स्वॉर्ड यूनिट्स कहाँ पे हैं, ओके, कौन सी स्वॉर्ड यूनिट कैसा कर रही है, तो वो उसी स्वॉर्ड यूनिट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें बताते हैं कि किस तरीके से 5th स्वॉर्ड यूनिट की जो कमांडर है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर की सबसे बड़ी बहन है। और हमारे मेन कैरेक्टर ने किस तरीके से पिछले जन्म में, बेसिकली जो पिछली लाइफ थी उसकी, जहाँ पे वो अभी तो पास्ट में आया है वो, तो जो पिछली लाइफ थी उसमें उसने दीदी के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करा इस 5th स्वॉर्ड यूनिट में, और किस तरीके से उसकी दीदी ने उसे भयंकर तरीके से ट्रीट करा। ओके, हमारा मेन कैरेक्टर तब भी ये भी बताता है कि पोटैटो वाले इंसिडेंट के बाद कई सालों बाद वो एक टाइम था जब वो स्वॉर्ड यूनिट में वी स्योल से मिलता है, बट करेंटली वी स्योल उसके सामने खड़ी है। अब हमारी स्टोरी शुरू होती है कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वी स्योल खड़ी हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है और कहता है कि मैं, लगता है कुछ ज़्यादा ही देर सो गया रात में। और तभी उसको पीछे से वो लड़की पकड़ लेती है। वो लड़की कहती है तुमसे मिलके अच्छा लगा, आज से मैं तुम्हारे साथ। वो इतना बोल ही पाती है कि वो बुढ़ा आ जाता है बीच में। वो बुढ़ा बोलता है कि तुम इस तरीके से एक मास्टर को ट्रीट नहीं कर सकती। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या क्या कह रहा है ये। बुढ़ा कहता है कि चलो जल्दी से उससे माफ़ी मांगो। वो लड़की बोलती है सॉरी। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी वो बुढ़ा बोलता है मेरा नाम वी म्यून है और आज से मैं आपकी सेवा करूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या ये बंदा सेवा करेगा मेरी, और जिसे नहीं पता ये जो बुढ़ा है यही आगे जाके एक सुप्रीम स्वॉर्ड बनेगा। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम वी स्योल है और आज से मैं अपने दादाजी को असिस्ट करूँगी
और तुम्हारी सेवा करूँगी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मेन कैरेक्टर बोलता है क्या, पर पिछली लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ठीक है, तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। और तभी हमें आगे का दिखाते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर बैठा है और देख रहा होता है कि किस तरीके से वो बुढ़ा झाड़ू लगा रहा है। मीनवाइल जो लड़की है वो जाके किस तरीके से कपड़े धो रही है बाकी सर्वेंट्स के साथ। फिर वीसियोल कपड़े ले जाते गिर जाती है और रोने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा बेढंगी औरत है। तभी वो लड़की रोते रोते ही हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम अपना काम जाके क्यों नहीं करती। तभी वो लड़की चिल्लाती है और कहती है दादाजी। तो हाँ वही दादाजी। तभी वीसीओल आती है और हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़े फिक्स करने लगती है और बोलती है हाँ ये सही से हो गया। तभी हमें उसके कपड़े दिखाते हैं जो कि उसने और ख़राब कर दिए होते हैं। वाह। हमारा मेन कैरेक्टर खुद ही अपने कपड़े फिक्स करता है और बोलता है कि तुम जाके बाकी काम करो। तभी वो लड़की उसके पीछे आती है और बोलती है यंग मास्टर रुकिए। तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है तुम क्यों आ रही हो मेरे पीछे, हैं तुम्हारा काम सिर्फ कपड़े धोने का है तो जाके वो धो। हमारी लड़की थोड़ी सी रोने लगती है और कहती है ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है और जाते जाते बोलता है अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊँगा तो काम ढंग से करना। लड़की खुश रहती है और जाके वापस काम करने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि पिछली ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो उससे कई साल बाद मिला था बट अभी वो यहीं पे सर्वेंट बन गए हैं, उसके दादाजी और वो लड़की। और वो लड़की उससे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अरे हाँ पापा ने मुझे पिछली रात में क्लैन हेड के रूम में बुलाया था, पता नहीं आज वो मेरा क्या हाल करें। हमारा कैरेक्टर ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे उसके पापा आ जाते हैं और बोलते हैं चलो अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर अंदर जाता है और कहता है कि क्या आपने नए सर्वेंट्स को देखा, वो जो सुबह सुबह आए हैं नए। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए कुछ सर्वेंट्स हायर करे हैं, पर मैं जब सोच रहा था। तभी हमारे क्लैन हेड बोलते हैं कि तुम मुझसे कुछ मत पूछो, मैं अभी उसमें से किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दूंगा। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मतलब पापा ने ये सारे सर्वेंट्स भेजे हैं सब कुछ जानते हुए भी, क्या वो किसी चीज़ से एग्री करे हैं जो कि वो मुझे नहीं बता रहे हैं। पता नहीं। फिर हमारे क्लैन हेड बताते हैं कि आज यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली। और तभी उसको रियलाइज होता है कि यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली है क्या। वो कहता है यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसकी शुरुआत होती है जब हमारा कैरेक्टर कहता है मेरा गला काट दो, मेरा गला काट दो। वो कहता है ये अपने गार्ड से, जिसको पहले भी हम लोग मेंशन कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। वो कहते हैं यंग मास्टर आपको हुआ क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली होती क्या है। तभी हमारा गार्ड कहता है कि क्या आप इतना डरते हैं यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली से। तब हमारा मेन कैरेक्टर एक बेसिकली ओवरव्यू देता है कि यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली बेसिकली है क्या। तो यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली एक ऐसी असेंबली है जहाँ पे अलग अलग सेक्ट के लीडर्स आते हैं, सारे लोग इकट्ठा होते हैं, मर्चेंट्स आते हैं और वहाँ पे एक नई स्वॉर्ड यूनिट्स के मेंबर्स को चुना जाता है। एक नई स्वॉर्ड यूनिट बनेगी और उनके मेंबर्स को चुना जाएगा और चुनाव होता है पावर चेक करके। जो कैंडिडेट्स हैं वो आपस में लड़ेंगे, फिर जो जीतता है वो बनता है स्वॉर्ड यूनिट का मेंबर। और मेन कैरेक्टर ये सारी चीज़ें बताता है और वो बताता है कि वो उस इवेंट में नहीं जाना चाहता। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि मैंने कहा ना मेरा गला काट दो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे फादर साहब मेरा गला काट देंगे। हमारा गार्ड कहता है कि अरे तो खुद काटने से अच्छा तो आपके फादर साहब ही काट दे। कहता है क्या। अब वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि हमारा गार्ड बताता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पे मिस्टर ली भी आएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मिस्टर ली। अगर वहाँ पे मिस्टर ली आए तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा वहाँ से भागने का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर याद करता है कि मिस्टर ली एक्चुअल में हैं कौन। सो मिस्टर ली उसके एक अंकल होते हैं जो कि उसे बचपन से ही काफ़ी सारे लेसन सिखाते हैं, लड़ने की टेक्निक सिखाते हैं, उसे डिसिप्लिन करते हैं, क्योंकि वो अपने पूरे सेक्ट का जो रॉयल फैमिली है उसका एक लौता लड़का है। ओके सो ऑब्वियसली
हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, बट मुझे वो डिसिप्लिन करने में कुछ ज़्यादा ही लगे रहते थे। इवन मेरे फादर भी इतने नहीं लगे रहते थे मुझे डिसिप्लिन करने में। बट फिर भी मैं जब बड़ा हुआ तो इतना घटिया कैसे बन गया, मैं वंडर करता हूँ। बट खैर जो भी हो, अब जाना तो है ही। तो हमें दिखाते हैं कि किस तरीके से सारे कार्ड्स लग चुके हैं और सांगजिंग सिटी में जाने की तैयारी हो चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है जल्दी से ही यहाँ से निकलने वाले हैं। तभी हमें दिखाता है कि कुछ जो लेडी सर्वेंट्स होते हैं, जो फीमेल सर्वेंट्स होती हैं, वो आपस में ही बात कर रही होती हैं कि अरे तुम कितनी अच्छी दिख रही हो, मुझे पक्का यकीन है कि तुम जब बड़ी होगी तो कई आदमियों का दिल तोड़ दोगी। और ये सब वो और किसी को नहीं बल्कि वी सियोल को कह रहे होते हैं, वो जो छोटी सी लड़की जिसके बारे में पिछले चैप्टर्स में भी बात हो चुकी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग बहुत आवाज़ कर रहे हो। तभी वो फीमेल सर्वेंट्स बोलते हैं माफ़ करिएगा यंग मास्टर, मैं बस वी सियोल की मदद कर रही थी। ओके, क्या वी सियोल ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? ओके, नहीं, एक्चुअली में फिर हमें वी सियोल को दिखाते हैं जो कि एक फीमेल सर्वेंट के ड्रेस में है और वो काफ़ी अच्छी लग रही होती है। और उसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ब्लश करने लगता है। वी सियोल हमारे कैरेक्टर के पास आती है और कहती है यंग मास्टर, क्या मैं सही में अच्छी दिख रही हूँ जैसा कि ये सारे लोग कह रहे हैं? हमारा कैरेक्टर बोलता है क्या? हाँ मतलब देखा जाएगा क्या? फिर वो लड़की कहती है कि क्या आपको भी मैं अच्छी लग रही हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर ब्लश करने लगता है भयंकर तरीके से और कहता है नहीं, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, बाद में बात करता हूँ मैं। और फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि चलो यहाँ से। कहते बताइए सच में क्या मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ? कहते नहीं, चलो यहाँ से। और तभी सारे लोग कार पे बैठते हैं और सांगजंग सिटी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं सब लोग। अब हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाते हैं कि वो लड़की काफ़ी एंजॉय कर रही होती है और बात कर रही होती है बाकी फीमेल सर्वेंट से कि क्या मुझे लगता था कि घोड़े सिर्फ घास खाने के लिए होते हैं, पर क्या वो इतनी जल्दी से कार्ट को चला भी सकते हैं? वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सबसे पहली बार बैठी हो इस कार्ट में। हमारा मेन कैरेक्टर अपने गार्ड से पूछता है कि बताओ कितनी देरी और लगेगी वहाँ तक पहुँचने में? गार्ड कहता है ज़्यादा समय नहीं, बट हम लोग शाम तक पहुँच जाएंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर अंदर देखता है और देखता है वो लड़की बहुत ज़्यादा शोर मचा रही होती है। वो कहती है कि पता है घोड़े का मीट बहुत अच्छा टेस्ट करता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर एंडिंग में पक चुका होता है उसकी बातें सुन के और उसके मुंह में कुकीज़ घुसेड़ देता है। कहता है ले खा और चुप बैठ। हमारी वी सियोल कुकीज़ खाने लगती है और वो उत्ते में नींद पूरी करने लगता है। जब हमारे मेन कैरेक्टर को वो लड़की उठाती है कई घंटे बाद तो पता चलता है कि वो सांगजांग सिटी में आ चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर देखता है तो एक सजी हुई सिटी का हमें व्यू दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो अब काम पे लगते हैं। तभी हमें इवेंट का मैनेजर दिखाया जाता है जिसका नाम है चुंग श, जो कि वाइस मर्चेंट है हेवन एक्सचेंज का और उसी ने सारे अरेंजमेंट्स करे हैं। वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि आइए यंग मास्टर, मैं आपको आपके रूम तक ले चलता हूँ। फिर वो मैनेजर बताता है कि चिंता मत करिए, मैं आपकी अच्छे से खातिरदारी करूँगा, बल्कि आपकी दीदी भी यहाँ पे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर होता है दीदी, अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है, बस वो मुझे मिल ना जाए। हम लोग आगे जाते हैं एंड गेस व्हाट, उसकी दीदी सामने ही मिलती हैं। उसकी दीदी बोलती है तुम फिर आ गए, तुम्हारी शक्ल देख के ही मुझे गुस्सा आता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पर दीदी मैंने क्या करा? वो कहे हाँ तुम कर भी क्या सकते हो, जिंदगी में आज तक तुमने भागने के अलावा और करा ही क्या है? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे माफ़ करिए अगर मैंने कभी भी ऐसी हरकत करी हो तो, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा फिर नहीं करूँगा। तभी उसकी दीदी चिल्लाती है और कहती है मैं उस चीज़ के लिए वरी नहीं हूँ। तभी वी सियोल हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे छुप जाती है और उसकी दीदी कहती हैं कि हाँ तुम्हारी हरकतें कभी नहीं सुधरेंगी, मुझे लगा था कि तुम चेंज हो गए हो बट तुम अभी भी वैसे ही हो। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये क्या हरकतें कर रही है। तभी नेक्स्ट पैनल में दिखाते हैं पूरा स्टेडियम जहाँ पे ये पूरा मैच होने वाला है, जहाँ पे स्वॉर्ड यूनिट्स के नए मेंबर्स को चुना जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर सारे अरेंजमेंट्स देखता है और बात करता है कि कितना ही रुपए खर्चा हुआ होगा इन सबको अरेंज करने में। वहाँ पे कई फैट्स होती हैं जहाँ पे स्वॉर्ड यूनिट्स के मेंबर्स को चुनने के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है एंड गेस व्हाट, उसके पीछे आ जाते हैं मिस्टर ली, जिन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर को पिछली लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करा था। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर 5 ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ बोनस लो तुम, चैप्टर नंबर 6
सो चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग होती है कि वो हमारे मिस्टर ली पीछे से बोलते हैं, तो इस बार तुम भागे नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है और हमारे मिस्टर ली उसका सर पकड़ने जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है बट ही फेल्ड। वो आखिरकार उसका सर पकड़ लेता है और बोलते हैं, हाँ हाँ मेरा छोटा बच्चा, क्या हुआ तुझे। हाँ, मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ आप हमेशा ऐसे ही करते हैं पता है। मिस्टर ली कहते हैं कि हाँ मुझे देख के अच्छा लगा कि तुम इस बार भागे नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, क्योंकि एक बंदे ने मुझे बोला था कि अगर मैं भागूंगा तो वो मेरा सर धड़ से अलग कर देगा। मिस्टर ली कहते हैं, क्या, किसकी हिम्मत हुई ये कहने की। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आपने ही कहा था। कह रहे हाँ हाँ, तो तुम अब जवाब भी देने लगे हो। तभी विसुअल देखती है सेकेंड एल्डर को जो कि हमारे मिस्टर ली हैं और बोलती है कि अच्छा ये तो भालू जैसे लग रहे हैं, भालू, प्यारे प्यारे भालू और घोड़े। ये बोलते ही हमारे मिस्टर ली उसे भद्दी आंखों से देखने लगते हैं और कहते हैं ये लड़की। वो लड़की बोलती है टेंडर टेंडर, और हमारे मिस्टर ली उसे देखते ही रहते हैं। वो लड़की आखिरकार रोने लग जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे छुप जाती है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या कर रहे हैं आप मिस्टर ली, आप तो इस तरीके से किसी बच्चे को डरा देंगे। मिस्टर ली कहते हैं कि मेरे बारे में छोड़ो, ये बताओ कि ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी रखेल है। और मेन कैरेक्टर बोलता है क्या आपकी ये रखेल दिख रही है, इसके कपड़े देखिए आप, ये सर्वेंट है मेरे क्लैन की। मिस्टर ली कहते हैं हाँ हाँ जो भी तुम कहो, तुमने कहा और मैंने मान लिया। तभी वो लड़की जल्दी से भाग के जाती है और छुप जाती है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलिए ठीक है मैं भी अब चलता हूँ। मिस्टर ली बोलते हैं कि हाँ वैसे भी तुम सिर्फ मैच देखने ही आए हो और यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली कल से शुरू होगी, तो अभी जाके बेड पे आराम करो। हमारा मेन कैरेक्टर फिर जा रहा होता है और मिस्टर ली कहते हैं हाँ और अगर तुम भागे तो मार दिए जाओगे। तभी विसुअल हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है क्या वो भालू वाले अंकल तुम्हें खा जाएंगे। वो कहते हैं नहीं, वो सबसे पहले तुम्हें खाएंगे, पागल कहेंगी, चलो अंदर। तभी दिखाते हैं मिस्टर ली को जो ही कहते हैं कि हाँ जैसा कि मुझे शक था, वो लड़का, उसमें कुछ तो बात है। और नेक्स्ट पैनल में हमें अगले दिन का दिखाते हैं। अगले दिन हो गई है, आज है यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली और आज चुने जाएंगे हमारे नए स्वॉर्ड यूनिट्स के मेंबर। हमारा मेन कैरेक्टर अपने गार्ड के साथ खड़ा होता है और अपनी सर्वेंट के साथ दैट इज़ विसुअल, और घूम रहा होता है सिटी और देख रहा होता है कि क्या क्या अरेंजमेंट्स हुई हैं। तो विसुअल हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि क्या आज भी वो भालू वाले अंकल दिखेंगे और क्या वो तुम्हें खा लेंगे। बोलती क्या है उसके साथ, क्या दिक्कत है। लड़की बोलती है कि अगर वो भालू हैं तो हम उन्हें गुफा में क्यों नहीं भेज देते। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये काफ़ी पागल हो चुकी है। और मेन कैरेक्टर लंबी सांस लेता है और बोलता है चिंता मत करो, अगर वो भालू वाले अंकल आए तो मेरा ये गार्ड है ना, ये देख लेगा। हमारा गार्ड पूछता है कि यंग मास्टर ये भालू वाले अंकल कौन है। और मेन कैरेक्टर बताता है कि मिस्टर ली सेकंड एल्डर। तभी गार्ड कहता है कि मैं कैसे उनसे लड़ सकता हूँ, वो तो मुझे चुटकी में ही हरा देंगे। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हाँ खुशबू आती है एक स्टॉल से। हमारी मेन कैरेक्टर वहाँ पे देखती है, वो बोलती है कि मुझे वो खाना है, वो भालू वाले अंकल मुझे खाएं, इससे पहले मुझे खाना खा के मरना है। क्योंकि ग्रैंडफादर कहते हैं कि जो सोल खाना खा के मरती है वो सुंदर पैदा होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ जो भी हो, खैर जाओ खा लो। हमारा गार्ड मेन कैरेक्टर से बोलता है कि यंग मास्टर क्या आप उसे दावत दे रहे हैं। कहता है क्या दावत। कहता है हाँ, क्योंकि मैंने जो आपके बारे में र्यूमर्स सुने थे वो इस तरीके से थे कि वह आप काफ़ी बदतमीज़ किस्म के लड़के हो, पर आप उसके लिए ट्रीट दे रहे हो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो बस पता नहीं। हमारा गार्ड कहता है कि उसने सुना था कि यंग मास्टर काफ़ी बदतमीज़ हैं, पर आप तो काफ़ी अच्छे हैं, मुझे आपसे कई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या, तो तुम्हें कितने दिन हुए हैं ज्वाइन करे। फिर हमारा गार्ड बताता है कि उसे सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अच्छा तो मैं इसके अपॉइंटमेंट के जस्ट कुछ दिन बाद ही यहाँ पे रिसेलेक्ट हुआ हूँ। तभी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है जहाँ पे एक असिस्टेंट अपने आप क्या कर रही हैं, आपको इस खुले इलाके में नहीं घूमना चाहिए। और वो लड़की बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही हो, मेरी चिंता मत करो, मैं देख लूँगी। और वैसे भी गू क्लैन का ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं नहीं,
गू क्लैन जिन्हें नहीं याद है, गू क्लैन हमारे मेन कैरेक्टर का ही क्लैन है। ओके, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये आवाज़ तो काफ़ी सुनी सुनी सी लग रही है, पर ये है कौन। फिर वो जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि पर ऐसा हो सकता है कि आप चलते फिरते ही गू क्लैन के उस लड़के के पास आ जाएं, तो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो। वो लड़की बोलती है कि चिंता मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मेरे बारे में वहाँ पे बात हो रही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को नोटिस करता है और कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, मैं ये आवाज़ पहचानता हूँ। तभी वो लड़की मुड़ती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेती है और सिर्फ देखती ही रह जाती है। हमारा गार्ड हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि वो यहीं पे देख रही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ इस लड़की को और उसकी वो चोटी, उसकी वो अंगूठी को जिसमें काफ़ी राज दफन है। ज़्यादा लोग उस अंगूठी के राज को नहीं जानते, पर मैं जो कि ऑलरेडी ये सब देख चुका है अपनी पिछली ज़िंदगी में, मैं जानता हूँ कि वो है क्या। वो लड़की है हिबी पेंग क्लैन की, और वो और कोई नहीं बल्कि मेरी मंगेतर थी पिछले जन्म में। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 भी ख़त्म हो जाता है। ओके, सो आज 2 चैप्टर कवर कर दिए, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं और कवर करूँ तो प्लीज़ यार इसको शेयर करो, इन वीडियोस को। मैं बिल्कुल कवर करूँगा, एक बार रीच आ जाए देन ऑब्वियसली मैं एक बार में 10-10 चैप्टर भी कवर कर सकता हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और बाकी अगर तुम चाहते हो कि मैं और महानवास कवर करूँ तो कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। सयोनारा।